6 अगस्त 1945 की सुबह हिरोशिमा में बाकी दिनों की तरह ही शुरू हुई थी। सूरज साफ नीले आसमान पर था और लग रहा था कि दिन काफी गर्म होगा। लोग अपने रोज के काम शुरू कर रहे थे। कुछ लोग फैक्ट्रीज में काम पर जा रहे थे, वॉर एफर्ट में अपना हिस्सा दे रहे थे। बच्चे इवैक्यूएशंस की वजह से कम थे, पर खेल रहे थे या स्कूल की तैयारी कर रहे थे। शहर जिंदा था, जिंदगी की आम आवाजों से भरा हुआ था। पहले एक एयर रेड अलर्ट बजा था, जो आम बात थी, पर वो हटा लिया गया था। अचानक सुबह 8:15 बजे एक तेज रोशनी आसमान में कौंध गई। वो सूरज नहीं था, वो रोशनी कहीं ज्यादा तेज थी, एक ऐसी चकाचौंध सफेदी जिसने पल भर के लिए सारी परछाइयों को मिटा दिया। ये रोशनी माइलों दूर तक देखी गई, मौत का एक खामोश डरावना ऐलान। जमीन पर जिन लोगों ने इसकी एक झलक देखी, उनके लिए ये एक ऐसा नजारा था जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। ये था इनोला गे, एक अमेरिकन B-29 बॉम्बर जो अपना अकेला भयानक पेलोड गिरा रहा था। बम, जिसका निकनेम लिटिल बॉय था, शहर के सेंटर से करीब 600 मीटर ऊपर फटा और उसने ऐसी ताकत छोड़ी जो इंसान ने पहले कभी नहीं जानी थी। फिर आई गर्मी, एक जबरदस्त थर्मल एनर्जी की लहर हजारों डिग्री सेल्सियस तक पहुंचती हुई पूरे हिरोशिमा में फैल गई। कपड़ों में आग लग गई, खाल झुलस गई और फौरन जल गई। पेड़, लकड़ी के घर और कागज की स्क्रीन्स धधक उठी। शहर कुछ ही सेकंड्स में एक जलता हुआ नरक बन गया। विद इन मोमेंट्स हिरोशिमा का वो जिंदा दिल शहर एक वीरान, जलते हुए खंडहर में बदल गया। दूसरा विश्व युद्ध 1945 तक कई सालों से चल रहा था। एशिया में एम्पायर ऑफ जापान 1930 के दशक से एक आक्रामक एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी अपना रहा था। जापान एक ग्रेटर ईस्ट एशिया को प्रॉस्पेरिटी स्फीयर बनाना चाहता था, जिसका मतलब था अपने पड़ोसियों पर कब्जा करना। इसी चाहत के चलते मैनचूरिया, चाइना और साउथ ईस्ट एशिया के दूसरे हिस्सों पर हमले हुए। इन कैंपेन्स में बेइंतहा हिंसा और जुल्म हुए, जिससे आम जनता को बहुत तकलीफ हुई। जापान के मिलिट्री लीडर्स कट्टर राष्ट्रवाद और इस यकीन से भरे थे कि उनके देश की किस्मत में एशिया पर राज करना लिखा है। द यूनाइटेड स्टेट्स शुरू में न्यूट्रल रहा, हालांकि उसने अलाइड देशों को मदद दी, लेकिन जापान की चाहतें पैसिफिक में अमेरिकन हितों से सीधे टकरा गईं। टेंशंस 1941 में बढ़ते गए। यूएस ने इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए, जिसमें ऑयल एम्बार्गो भी शामिल था, जिससे जापान की वॉर मशीन को गंभीर खतरा पैदा हो गया। जापान की मिलिट्री गवर्नमेंट ने इन कार्रवाइयों को अपने वजूद और फैलाव के लिए सीधा चैलेंज माना। 7 दिसंबर 1941 को जापान ने हवाई में यूएस नेवल बेस पर्ल हार्बर पर एक भयानक सरप्राइज हमला किया। इस हमले ने अमेरिकन फ्लीट को पंगु बना दिया और 2400 से ज्यादा अमेरिकन मारे गए। अगले दिन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने इसे एक ऐसी तारीख बताया जो हमेशा बदनामी में याद रखी जाएगी, और यूनाइटेड स्टेट्स आधिकारिक तौर पर वर्ल्ड वॉर 2 में शामिल हो गया। 1945 तक जापान हार का सामना कर रहा था। एक नए भयानक हथियार का इस्तेमाल करने का आइडिया शक्ल लेने लगा था। एटॉमिक बॉम्ब तक का सफर साइंटिस्ट्स के दिमाग में शुरू हुआ, जो मैटर की बुनियादी फितरत को समझ रहे थे। 1930 के दशक के आखिर में फिजिसिस्ट्स ने न्यूक्लियर फिशन की खोज की, एटम के न्यूक्लियस को तोड़ने की प्रक्रिया, जिससे भारी मात्रा में एनर्जी निकलती है। साइंटिस्ट जैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन, लियो सीलार्ड और एनरिको फेर्मी ने इस खोज की भयानक मिलिट्री ताकत को पहचान लिया था। अगस्त 1939 में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने सीलार्ड के कहने पर यूएस प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को एक लेटर साइन किया। उस लेटर में एक नए तरह के बेहद ताकतवर बम बनाने की संभावना के बारे में चेतावनी दी गई थी, और बताया गया था कि जर्मनी शायद पहले से ही ऐसे हथियार पर काम कर रहा हो। रूजवेल्ट खतरे को समझ गए और उन्होंने एक एटॉमिक बॉम्ब की फीजिबिलिटी की जांच के लिए एक कमेटी बनाने की इजाजत दे दी। ये रिसर्च एफर्ट आखिर में मैनहट्टन प्रोजेक्ट बन गया। 1942 में लॉन्च हुआ
ये एक टॉप सीक्रेट बहुत बड़ा एंटरप्राइज था जिसमें लाखों लोग शामिल थे और अरबों डॉलर्स खर्च हुए थे। 16 जुलाई 1945 को पहला एटॉमिक डिवाइस, एक प्लूटोनियम बॉम्ब जिसका कोड नेम ट्रिनिटी था, न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान में सक्सेसफुली टेस्ट किया गया। ट्रिनिटी टेस्ट के सक्सेसफुल होने के साथ यूनाइटेड स्टेट्स के पास एक ऐसी ताकत का हथियार आ गया था जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। जर्मनी मई 1945 में पहले ही सरेंडर कर चुका था, लेकिन पैसिफिक में जापान के खिलाफ वॉर जारी थी। प्रेसिडेंट हैरी एस ट्रूमन के सामने एटॉमिक बॉम्ब इस्तेमाल करने या न करने का बहुत बड़ा फैसला था। कई बातों का ट्रूमन के फैसले पर असर था। सबसे बड़ा तर्क यह था कि बॉम्ब इस्तेमाल करने से वॉर जल्दी खत्म हो जाएगी और अमेरिकन जानें बच जाएंगी। जापान पर हमले के मिलिट्री एस्टिमेट्स में लाखों, शायद 10 लाख से ज्यादा एलाइड कैजुअल्टीज का अंदेशा था। यह तर्क दिया गया कि बॉम्ब इतना जबरदस्त झटका दे सकता है कि जापान फौरन सरेंडर करने पर मजबूर हो जाएगा। कुछ और बातें भी थीं, जैसे सोवियत यूनियन को अपनी ताकत दिखाना और मैनहट्टन प्रोजेक्ट के भारी खर्च को सही ठहराना। मैनहट्टन प्रोजेक्ट में शामिल कुछ साइंटिस्ट ने सावधानी बरतने की सलाह दी। उनका कहना था कि पहले बॉम्ब का डेमोन्स्ट्रेशन किसी खाली जगह पर किया जाए, गैप 2S। एक इंटरिम कमेटी ने हथियार की असलियत के बारे में बिना कोई खास चेतावनी दिए बॉम्ब को किसी जापानीज शहर के खिलाफ इस्तेमाल करने की सिफारिश की। उनका मानना था कि सिर्फ एक शहर पर सीधा मिलिट्री हमला ही इतना चौंकाने वाला होगा कि वो सरेंडर करने पर मजबूर हो जाएं। इस तरह वो भयानक फैसला लिया गया जिसने हिरोशिमा की तबाही की नींव रखी। 6 अगस्त 1945 की उस साफ सुबह B-29 बॉम्बर इनोला गे, जिसे कर्नल पॉल टिबेट्स उड़ा रहे थे, हिरोशिमा के ऊपर काफी ऊंचाई पर उड़ रहा था। शहर एक अहम मिलिट्री और इंडस्ट्रियल सेंटर था जिस पर पिछली बॉम्बिंग रेड्स का ज्यादा असर नहीं हुआ था, इसलिए यह बॉम्ब की पूरी ताकत दिखाने के लिए एक आइडियल टारगेट था। लोकल टाइम सुबह 8:15 बजे लिटिल बॉय, एक यूरेनियम गन टाइप एटॉमिक बॉम्ब गिराया गया। वो 43 सेकंड्स तक गिरा और फिर शहर के सेंटर के पास शिमा हॉस्पिटल के करीब 1900 फीट ऊपर एक चकाचौंध धमाके के साथ फटा। फौरन जो असर हुआ वो बहुत ही भयानक था। धमाके से एक आग का गोला बना जिसका टेम्परेचर लाखों डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, सूरज की सतह से भी ज्यादा गर्म। तेज गर्मी की एक लहर बाहर की तरफ फैली जिसने हाइपोसेंटर से करीब 1 मील के रेडियस में सब कुछ जलाकर राख कर दिया। लोग फौरन भाप बन गए, पत्थरों पर सिर्फ हल्की परछाइयां रह गईं और दूर गर्मी से बुरी तरह जल गए, कपड़ों में आग लग गई और इमारतें धधक उठी। इसके बाद एक जबरदस्त ब्लास्ट वेव आई जिसने 2 मील के रेडियस में ज्यादातर इमारतों को जमीन पर गिरा दिया। लकड़ी के घर नेस्तनाबूद हो गए, यहां तक कि रीइंफोर्स्ड कंक्रीट की इमारतें भी अंदर से खोखली हो गईं या ढह गईं। शहर एक फैला हुआ खंडहर बन गया था। कुछ ही मिनट्स में धुएं, धूल और डेब्री का एक बहुत बड़ा मशरूम क्लाउड हजारों फीट आसमान में उठ गया जिसने तबाह हुए शहर पर एक काली चादर डाल दी। आग बेकाबू होकर फैल गई, एक फायर स्टॉर्म बन गई जिसने जो कुछ भी खड़ा बचा था उसे निगल लिया। अनुमान है कि 70 से 80 हजार लोग फौरन या कुछ ही घंटों में मारे गए। हिरोशिमा अब शहर नहीं रहा था, वो धरती पर नरक का एक मंजर था। हिरोशिमा पर हुई भयानक तबाही के बावजूद जापानीज गवर्नमेंट ने फौरन सरेंडर नहीं किया। यूनाइटेड स्टेट्स अपने प्लान के मुताबिक दूसरे एटॉमिक हमले की तैयारी कर रहा था। पहला टारगेट कोकुरा था और नागासाकी दूसरा ऑप्शन था। 9 अगस्त 1945 को एक और अमेरिकन B-29 बॉम्बर जिसका नाम बॉक्सकार था, जिसे मेजर चार्ल्स स्वीनी उड़ा रहे थे, फैटमैन नाम का प्लूटोनियम इम्प्लोजन टाइप एटॉमिक बॉम्ब लेकर उड़ा। कोकुरा के ऊपर हेज और धुएं ने एमिंग पॉइंट को छुपा दिया, जिससे बॉक्सकार को अपने दूसरे टारगेट नागासाकी की तरफ मुड़ना पड़ा। बम लोकल टाइम सुबह 11:02 पर फटा। धमाका बहुत बड़ा था,
जिससे एक और चकाचौंध रोशनी और एक विशाल मशरूम क्लाउड बना। नागासाकी में फौरन मरने वालों की संख्या 39,000 से 80,000 के बीच अनुमानित है। नागासाकी पर हमले ने जापान और दुनिया को एक और गहरा सदमा दिया। दूसरे सूरज ने एक दूसरी और गहरी पीड़ा दी थी। हिरोशिमा और नागासाकी के शुरुआती धमाकों में जो बच गए, उनके लिए खौफ अभी खत्म नहीं हुआ था। उन्हें हिबाकुशा के नाम से जाना जाने लगा, जिसका मतलब है धमाके से प्रभावित लोग। आने वाले दिनों और हफ्तों में बहुत से लोग जो मामूली चोटों के साथ बच निकले थे, अजीब लक्षणों से बीमार पड़ने लगे। जी मिचलाना, उल्टी, बाल झड़ना और बहुत ज्यादा खून बहना। ये रेडिएशन सिकनेस थी, एटॉमिक धमाकों से निकली तेज गामा रेज और न्यूट्रॉन्स के संपर्क में आने का एक भयानक और तब ठीक से न समझा जाने वाला नतीजा। हिबाकुशा के लिए लॉन्ग टर्म हेल्थ पर असर बहुत भयानक थे और दशकों तक बने रहे। जिस्मानी तकलीफ के अलावा हिबाकुशा ने गहरा साइकोलॉजिकल ट्रॉमा भी झेला। अपनी तकलीफों के बावजूद कई हिबाकुशा ने अपनी जिंदगी शांति और न्यूक्लियर हथियारों को खत्म करने की वकालत में लगा दी। हिरोशिमा और नागासाकी बम धमाकों के दोहरे झटके, साथ में 8 अगस्त को सोवियत यूनियन का जापान के खिलाफ वॉर का ऐलान और उसके बाद मैनचूरिया पर हमला, इनसे आखिरकार जापानीज गवर्नमेंट के अंदर का डेडलॉक टूट गया। एम्परर हिरोहितो ने दखल दिया। 10 अगस्त को उन्होंने सरेंडर करने की अपनी इच्छा जाहिर की, ये कहते हुए कि वॉर जारी रखने से जापानीज राष्ट्र पूरी तरह तबाह हो जाएगा और उनके लोगों को और तकलीफ होगी। 15 अगस्त 1945 को जापान के लोगों ने पहली बार एम्परर हिरोहितो की आवाज सुनी, जो रेडियो पर ब्रॉडकास्ट हुई थी। अपने ऐतिहासिक भाषण में, जिसे जूल वॉइस ब्रॉडकास्ट के नाम से जाना जाता है, उन्होंने अलाइड फोर्सेस के सामने जापान के अनकंडीशनल सरेंडर का ऐलान किया। औपचारिक सरेंडर सेरेमनी 2 सितंबर 1945 को टोक्यो बे में यूएसएस मिसूरी जहाज पर हुई। वॉर के खत्म होने से अलाइड देशों को बहुत राहत मिली, लेकिन ये एक मुश्किल हिसाब किताब के दौर की शुरुआत भी थी। एटॉमिक बॉम्ब्स के इस्तेमाल ने गहरे नैतिक सवाल उठाए, जिन पर आज भी बहस होती है। सपोर्टर्स का तर्क था कि जापान का कट्टर विरोध एक पारंपरिक हमले में कहीं ज्यादा जाने ले लेगा। क्रिटिक्स का मानना था कि जापान पहले ही टूटने की कगार पर था और शायद एटॉमिक बमबारी के बिना भी जल्द ही सरेंडर कर देता। हिरोशिमा और नागासाकी की बमबारी ने इंसानी इतिहास और चेतना पर एक कभी न मिटने वाली छाप छोड़ी है। इन घटनाओं ने न्यूक्लियर युग की शुरुआत की, जिसने युद्ध और इंटरनेशनल रिलेशंस के तरीके को पूरी तरह बदल दिया। इन 2 शहरों पर छोड़ी गई भयानक विनाशकारी ताकत ने एक डरावना प्रदर्शन किया कि न्यूक्लियर हथियार क्या कर सकते हैं। हिरोशिमा और नागासाकी की लेगेसी के कई पहलू हैं। इसमें हिबाकुशा की कभी न खत्म होने वाली पीड़ा शामिल है, जिनकी जिंदगियां बमबारी से हमेशा के लिए बदल गईं। उनकी कहानियां न्यूक्लियर हथियारों की भयानक इंसानी कीमत का एक ताकतवर और निजी सबूत है। इन शहरों की याद ने दुनिया भर में शांति आंदोलनों को हवा दी है, जो न्यूक्लियर तबाही के खतरे से आजाद भविष्य की वकालत करते हैं। बमबारी से उठे नैतिक सवाल आज भी बहुत मायने रखते हैं। हिरोशिमा और नागासाकी पर सोचने से हम इंसानी काबिलियत के सबसे काले पहलुओं और लड़ाई के समय में हमारे फैसलों के गहरे नतीजों का सामना करने पर मजबूर होते हैं। हमारी अंतरात्मा पर जो साया है, उसे हमें एक रोशन, महफूज भविष्य की तरफ ले जाना चाहिए।